मित्र हैं, साथी हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री में हम लगातार आपको नया अपडेट देते रहते हैं। उसी सीरीज में आज कुछ 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपका इतिहास जरूर बदलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन है। इनको करिए और करने के बाद आप बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे। तो यानी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए एक एक करके मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आज क्वेश्चन मैंने सोचा है ऐसे नहीं दूंगा आपको जिससे कि आपको तकलीफ हो। क्वेश्चन आपको लिख करके दूंगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं। ये भी मान लीजिए सरल कठिन तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रख रहा हूं, ये देख लीजिएगा, हो सकता है संभावना आपको मिलेगी। हाउ मैनी, यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। यहाँ लिखता हूं आइसोमर्स, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इन कंपाउंड का नाम है CO कोबाल्ट वाला और ईएन का होल ट्वाइस, CO ईएन का होल ट्वाइस। और एक चीज और रह गई इसके अंदर, दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा साफ लिखूंगा, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ CO ईएन का होल ट्वाइस Cl2 मैंने लिख दिया और इसके पूछे हैं आइसोमर्स। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऑप्शन आप समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर C इसमें दिया हुआ है 6 और ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है 1। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अब पॉसिबल पूछा है तो पहले तो आपको बताएं, इसमें एक तो पक्का है कि एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, मतलब 2 आइसोमर्स तो ये हो ही गए। लेकिन आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो इसका सिस होगा उसका ऑप्टिकल भी होगा, तो यानी 2 वो हो जाएंगे, तो टोटल जो आइसोमर्स आएंगे वो टोटल 4 आइसोमर आ जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य, इसका आंसर भी आपको बताता चल रहा हूं कि आंसर कौन सा होना चाहिए। तो आंसर आपको मिल गया कि टोटल 4 पॉसिबल आइसोमर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे पूरी डिस्कशन के साथ आपको बताता चल रहा हूं, जिससे कि देखिए, अगर आप कहो कि सर आंसर पूरा डिटेल में बताते चलिए तो भी मैं बताता चल रहा हूं कि यहाँ पर आप कोबाल्ट रख लीजिए और यहाँ Cl और यहाँ पर Cl, इस तरीके से 2 यहाँ पर इस तरीके से ये ईएन लगा दीजिए, यहाँ पर भी ईएन लगा दीजिए। तो ये तो आपको पता है कि ये सिस कहलाता है, ठीक है। हालांकि इस पर एक पॉजिटिव नहीं लगा है, लगा लीजिए। तो अब ये सिस हो गया। इसी का अगर मैं मिरर इमेज देखता हूँ, मिरर इमेज देखता हूँ तो पॉसिबल है कि एक मिरर इमेज भी इसकी पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 आइसोमर्स तो यही हो गए। 2 आइसोमर तो आपके फिर ये अलग से कंसीडर किए जाएंगे। ये ध्यान रखना, बोले साहब ये तो अलग नहीं हुए, तो ये इसका मिरर इमेज अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये ढकेगा नहीं, 100% श्योर है। तो ये 2 तो ये हो गए। दूसरा जो इसका मतलब जो पॉसिबल है, देखो अब आप क्या करोगे, 2 इसे गिनोगे, दूसरा कंडीशन में गिनोगे, एक इसे मानोगे, फिर दोबारा इसे गिनोगे, टोटल 3 नहीं, इसको दोबारा गिना जाएगा। तो दोबारा में मैं बना लेता हूँ भाई, दोबारा में बना देता हूँ। तो यहाँ पर CO लिख दीजिए और यहाँ पर Cl दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। ये EN, मतलब मेरी बात आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर EN हो गया और इसका ये सिस फॉर्म कहलाता है, सेम ग्रुप सेम साइड में कहलाता है। एक D और एक L हो गया ऊपर, तो एक D हो गया और एक L हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक सिस और ट्रांस, तो टोटल 4 आइसोमर। जहाँ पर लगेगा बता दूंगा, जहाँ पर जरूरत नहीं है आप मुझे खुद कहोगे कि सर जरूरत नहीं है, आप फटाफट आगे बढ़िए। क्वेश्चंस हमें बताइए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सिस ट्रांस, तो टोटल आइसोमर का जो नंबर यहाँ पर निकल के आता है वो 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे कहें कि केमिकल बॉन्डिंग तो न कहें, मैं आपसे कहता हूँ ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट मीन्स ऐसे कहता हूँ कि उसमें ऑर्डर पूछा गया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जुड़ा हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग आपका चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा गया है, मतलब एसिडिक
कैरेक्टर के बारे में पूछा गया। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन पहले मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले HCN दे रखा है जो जब सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद क्लोरो एसिटिक एसिड बनाया है, और क्लोरो एसिटिक एसिड के बाद में फॉर्मिक एसिड बनाया है, फॉर्मिक एसिड के बाद में बनाया गया है एसिटिक एसिड यानी कि ये वाला। इसके बाद बी पार्ट पर चले आइए। बी पार्ट कह रहा है कि फिर एक उन्होंने HCN दिया है, तो HCN तो स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पर नहीं है, वीक एसिड में ही होता है। फिर इन्होंने फॉर्मिक, तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि बता लो फॉर्मिक को ज़्यादा कर दिया और बाद में क्लोरो को बेचारे को डाउन कर दिया, तो ये संभावना तो कतई हट गई। क्लोरो में ये यहाँ पर लग गया है, तो इसे दोबारा लिख लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर Cl CH2 COOH लिख लीजिए, और इसके बाद आप CH3 COOH। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन को देख लेता हूँ। Cl, ये तो पक्का है कि Cl CH2 COOH इन सब में तगड़ा है, वो तो मानना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मिक आ जाता है, फॉर्मिक के बाद आता है एसिटिक, फॉर्मिक के बाद आता है एसिटिक CH3 COOH, और इसके बाद आता है HCl। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन अब मुझे करेक्ट मिल गया। चौथा ऑप्शन देख लेता हूँ क्या दिया है। तो चौथा ऑप्शन आपका डी में दिया है Cl CH2 COOH दिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने HCN डाल करके इसको गलत कर दिया है, HCN वीक है, तो इसका मतलब HCN हो गया। फिर इन्होंने डाला है HCOOH को डाला है, और फिर डाला है इन्होंने CH3 COOH को। तो फिर जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो जवाब ये है कि Cl के अंदर -I वाला ग्रुप लगा है, और -I ग्रुप जहाँ भी लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -I इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ऑर्डर आपका एग्जैक्ट यही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर यूं ही चला। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, और आपको मेरे हिसाब से याद रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में थर्मोडायनेमिक्स का है, आ सकता है। झारखंड और बिहार वाले जितने भी मित्र और साथी हैं, पूरी तरीके से ध्यान दें कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक रिएक्शन लिख करके दे रहा हूँ। रिएक्शन की वैल्यू यानी कि पहली रिएक्शन दे रखी है, ध्यान दीजिए 1/2A, 1/2A से हमने आपका B बनाया, और यहाँ डेल्टा H की जो वैल्यू है किलोजूल पर मोल में, वो प्लस की 150 दे रखी है, और आपको बता देता हूँ ये किलोजूल पर मोल में दी हुई है। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है वो जान लीजिए आप। ये 3B दे रखा है, 3B से इन्होंने 2C प्लस D बनाया है, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है माइनस की 125 यूनिट, आपको पता है सेम है किलोजूल पर मोल। और एक रिएक्शन और दे रखी है जिसका नाम है E+A एरो 2D बनाया, और इसके बाद आपने बना दिया है डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है प्लस की 350, और बाकी यूनिट सेम है। तो अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए पूछा गया है कि रिएक्शन पूछी गई कि फॉर बी प्लस डी बना दिया इन्होंने E+2C, ठीक है, और डेल्टा H की वैल्यू आपको लिख दी, डेल्टा H विल बी क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने रहे ये। नंबर 1 पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि -325 किलो जूल पर मोल। यूनिट नहीं लिखूंगा, यूनिट आप लोग समझदार हैं, लिख लेंगे। बी जो है वो 325, मतलब साइन हटा दिया है, बाकी यूनिट सेम रखी है। सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 525 की बात करता हूं, यूनिट वही है, सेम है। और डी की बात करता हूं तो -175 किलो जूल पर मोल दे रखा है। तो अब आपको बुद्धि भाई साहब ये लगानी है, बुद्धि आपको ये लगानी कि आखिरकार हम लोग क्या करें इसमें। तो मैं आपको बहुत प्यारी सी सलाह दिए दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, ये दिमाग दौड़ाइए बी और डी कहाँ है। तो बी और डी आपको ये दिखाई दे रहे, एक तो बी ये है और डी ये है, तो माइनस कौन सी होगी और प्लस कौन सी होगी, बस यही बुद्धिमानी हमारी काम कर जाएगी, यही बुद्धिमानी हमारी काम कर जाएगी। देखो ये तो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दिख रही, तो जो माइनस में दिख रही है वो वैल्यू एज इट इज रखो और समेट दो रिएक्शंस को आपस में, कोई दिक्कत नहीं, यानी इन इक्वेशन को ऐसे ही रखो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर अगर मैं कहूँ तो इन दोनों इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, यूं ही जोड़ देना है, और अगर आप जोड़ोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया, अगर मैं नोट करके लाता हूँ यहीं पर, तो यहाँ मेरे पास आ जाना चाहिए, ये हो गया आपका a और a, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जब इनको जोड़ोगे तो ये a है और ये a है, ठीक, तो ये आपका 3/2a हो जाएगा। तो ये कंडीशन फिर इसका मतलब डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि अब पहली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो क्योंकि ये 2 कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए खैर मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट का समय मुझे आप देंगे, तो मैं पहले ये लाइन छोटी मिटा देता, ये वाली लाइन मिटा दो पहले, ऐसे करके ये मिटा देता हूँ, हाँ, और ये वाली भी मिटा देता हूँ, तो फिर हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें अलग से हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है वैसे समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन अगर किसी कारणवश समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे मेहनत करनी चाहिए, है ना। चलो खैर कोई नहीं, जो है सो ठीक है। देखो सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे इक्वेशन जो चाहिए वो फाइनली ये वाली इक्वेशन चाहिए, तो हम पहली वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इसे डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसे डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसे डाल लेते हैं। यानी पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला 2 कैंसिल कर लेंगे, तो बन जाएगा a इज इक्वल टू 2b, बन गया, पहला काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन नंबर a मिल गया, हमें a मिल चुका है ना, और a को मल्टीप्लाई हमने 2 से कर लिया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई है। अब इक्वेशन नंबर हम सेकंड उठा लेते हैं, सेकंड को ऐसे रख दो, यानी कि 3b इज इक्वल टू 2c प्लस डी, कुछ मत करिए, यानी इक्वेशन नंबर 1 ऐसे इसको यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ दिया, चलो ये काम ये हो गया। उसके बाद क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करो, क्योंकि ई उधर जा रहा है, तो यहाँ पर इसे माइनस कर देते हैं, माइनस ई प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये चलो ये बात लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समय इसलिए लूँगा। माइनस का ए ये बचा, और इज इक्वल टू ये बचा आपका 2d, और ये भी माइनस में चला जाएगा। तो अब हुआ क्या, ओवरऑल क्या हुआ, देखो ये हुआ कि अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलती है वो मिलेगी a प्लस 3b माइनस ई माइनस ए इज इक्वल टू 2b प्लस 2c प्लस डी और माइनस 2d। तो ध्यान दो, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और 3 भी है, 2 भी इधर ले आओ, फिर एक ही भी बचेगा, तो इसका मतलब b बचा। ये 2d है और एक d बचेगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस लाओगे तो यहाँ प्लस d बचेगा। एरो लगाइए, आपके सामने आ जाएगा e प्लस, क्या बचा, e उधर चला जाएगा, और 2c आपका ये बचा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैल्यू में भी वही आएगा, डेल्टा h इज इक्वल टू, पहली वाली इक्वेशन को तो ये 300 आ जाएगा, 300 हो गया, माइनस 125 कर दो, हाँ, माइनस 125 वैल्यू पुट की है ना, तो 125 को माइनस कर दी, 350। तो आंसर हमारा जो टोटल आ जाता है भाई 25 में बचा, तो ये हो गया आपका 300 से 300 काट दो 50, तो माइनस का 175 हमारे पास बच रहा है, और 175 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब फिर जवाब इसका जो होता है वो कहाँ पर होगा, देख लीजिए साहब, जवाब आपको मिल गया है 175, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थोड़ा सा समय लिया, लेकिन समय भी जरूरी था, बोले साहब समय खराब मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय तो इम्पोर्टेंट होता ही है समय। लेकिन यहाँ मुझे समझाना, अगर आपको आता होगा तो आप स्किप मार दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ आप किसी भी कीमत पर नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारी सीरीज में है, और मेरे पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन ये जरूर बताता है कि 4-5 चीजें आपको आ जा रही हैं, जैसे कि पूछा गया है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2 Cr2O7, और मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है m, ठीक, जल्दीबाजी नहीं करना, नहीं आप कर दो गड़बड़। ए ऑप्शन दिया है m/3, बी ऑप्शन दिया है m/4,
सी ऑप्शन दिया है m/6, डी ऑप्शन दिया है m/2। तो इसका मतलब ये हो इसका आंसर होगा क्या। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें सबसे अच्छा कंसेप्ट रहता है कि हम लोग ये पता कर लें कि आखिरकार डिफरेंस कितना है। तो अब आपको पता होना चाहिए रिएक्शन Cr2O7 डाई नेगेटिव +14H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर ध्यान दो कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और तीर बनाकर लिख देता हूँ 2Cr ट्राई पॉजिटिव +7H2O। यानी कि अब इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर सी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी करके जाना जो आपको बहुत हेल्प करेंगे परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पर। ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको ये भी समझाएगा कि आपका बेसिक लेवल क्या है। बेसिक लेवल क्या है मतलब इसका IUPAC नाम पूछा है, बहुत इजी IUPAC नाम है। CH3CH, यहाँ पर भी OH लगाया, यहाँ CH लिखा, यहाँ पर उसने लगाया CH3, और यहाँ पर लगाया COOH। तो इसके IUPAC नाम में आपको मैं बताना चाहूँगा ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पर 2 ही ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँ क्योंकि ऑप्शन आपको दिख ही गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि नंबरिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4, इस साइड से नंबरिंग होगी, तो आप इजी वे में इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन पैदा जरूर कर देते हैं। और एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन 10 की सीरीज है आपके सामने मात्र, लेकिन 10 क्वेश्चन आपका इतिहास जरूर बदलेंगे, ये तय है। आपका इतिहास जरूर बदलेंगे, ये तय है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सॉरी 6 होगा ये, देख लेते हैं। नहीं तो आप भी कहो कि सर 5 का 6 गिने जा रहे हो, वैसे ये कम कर दिया आपने, 5 है ऊपर, 4 हो गया ऊपर, ऊपर देख लो भाई, देख लो 3 हो गया, हाँ ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, पूछा गया है द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें KMnO4। तो मुझे लगता है कि KMnO4 तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग ही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन मुझे अभी ठीक दिखाई दे रहा है, और तीसरा ऑप्शन BaO2 दिया है, ये भी एक पेरोक्साइड है, लेकिन ये केवल ऑक्सीडाइजिंग है। और K2Cr2O7, तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर टिक कर देना चाहिए, वही दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपको करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत थोड़ी ट्यूनिंग बदली हुई है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड the product formed when toluene, when toluene, is heated,
टॉलिन इज हीटेड इन लाइट, टॉलिन को लाइट के साथ ही, लाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं इन लाइट, विद किसके साथ करना है, विद क्लोरीन, विद क्लोरीन इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। तो अब आपको बताऊं, इन द एब्सेंस लगा दिया ना, हैलोजन कैरियर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला दिया है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड दे रखा है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दे रखा है वो भी आपको बता दे रहा हूं, गैमेक्सिन दे रखा है, GMM है ना, EXANE, गैमेक्सिन दे रखा है। चौथा क्लोरोबेंजीन दे रखा है, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन नन दिया हुआ है, नन। तो भाई आपको बताएं, पूछ रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टॉल्यूइन इज हीटेड इन लाइट विद Cl2, तो फिर यहाँ तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आपको मुझे देना चाहिए। का कारण ये कि ये क्वेश्चन ऐसे बड़ा कम मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन के दर्शन भी बहुत कम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन के दर्शन भी बहुत कम ही होते हैं। तो आपको इसको क्या कर देना है, इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर लाइट, तो ये तब तक टॉलिन, भाई ये टॉलिन हमारे पास में है, इस टॉलिन के जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये उड़ा दो, तो मतलब ये रिएक्शन वही सबसे बेंजाइल, फिर बेंजल एंड सो ऑन, तो फाइनल जो बेंजो ट्राइक्लोराइड प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा, यानी कि यहाँ पर CCl3 मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जाना चाहिए, ए सही जाना चाहिए, क्लोरोबेंजीन तो मिलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान आपको देना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसे कहें कि मतलब ये बताएंगे कि वाकई में क्वेश्चन में दम होनी चाहिए। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करिए, ऐसे क्वेश्चन अनुसार के साथ रहेंगे तो कराएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए, है ना। द रिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ, रिंग द लगा दीजिए, द रिंग ड्यूटरेशन ऑफ फिनॉल, द रिंग ड्यूटरेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के रिंग ड्यूटरेशन में ये करेगा क्या, मतलब ड्यूटरेशन अगर फिनॉल के रिंग में डाल देते हैं, ड्यूटीरियम लगा देते हैं, तो फिर होगा क्या। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ऑप्शन क्या दे रखा है, लोअर द एसिडिटी, लोअर द एसिडिटी, ये एसिडिटी को घटा देगा। नंबर 2, इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिटी करेगा। नंबर 3 ऑप्शन दिया है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लोअर एसिडिटी। नेक्स्ट ऑप्शन हटा दो, 3 में ही रखो, हटाओ, छोड़ो, नहीं लिखूंगा नेक्स्ट ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट मुझे कुछ लग रहा है कि जरूरत है भी नहीं। चलिए, तो इन 3 में से एक ऑप्शन आपका सही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, वैसे आपको बता देता हूँ, अगर ड्यूटीरियम लगाया तो फिर हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, तो इसका मतलब हुआ कि एसिडिटी पर फर्क पड़ जाएगा, और एसिडिटी मेरे हिसाब से घट जानी चाहिए, तो लोअर द एसिडिटी। बहुत ही अच्छा, ये जीओसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिनॉल से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये जीओसी से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में झारखंड लेवल पर लेकर के जाऊंगा। तो ये मैंने आपको कितने बताए अभी तक, 8 क्वेश्चन बताए हैं। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो आपके लिए वरदान साबित हो जाए और कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद करें, यानी कि एक कंपाउंड, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, K3Al C2O4 का होल थ्राइस का IUPAC नेम, ठीक है, हिंदी लिख देता हूँ इस बार, का IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला वाला
पोटेशियम एल्यूमिनो ऑक्सलेट, तो यहाँ पोटेशियम एल्यूमिनो ऑक्सलेट दिया है, ऑक्सलेट दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है पोटेशियम, पोटेशियम है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम। थर्ड पोटेशियम एल्यूमिनियम, थर्ड ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट। और सी ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो कि आखिरकार नाम होगा क्या। तो यहाँ पर पोटेशियम तो है, ट्राई ऑक्सलेटो भी है, एल्यूमिनेट क्योंकि नेगेटिव पार्ट में थर्ड, तो मीन्स आंसर फिर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर नंबर पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन ही इसमें एक्यूरेट ऑप्शन है जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता रहा हूं। और दूसरी एक क्वेश्चन और सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की संभावना 100% आपको मिल सकती है। 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मान के चलो वरदान साबित हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या दिया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सी आई, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आपको बताना है ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ए ऑप्शन आपके सामने है, लैम्बर्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लैम्बर्ट लॉ को रिप्रेजेंट, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लैम्बर्ट लॉ। कौन सा लॉ दिखाई दे रहा है आपको, लैम्बर्ट लॉ। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ दिया हुआ है, बियर लॉ। तीसरा दिया है ग्रोथस ड्रेपर लॉ, ग्रोथस, ग्रोथस ड्रेपर लॉ दिया हुआ है, ड्रेपर लॉ दिया हुआ है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो डी दिया है वो है आइंस्टीन, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो यहाँ पर स्टार्क ई लॉ लिखे दे रहा हूँ, समझदार है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से ये लैम्बर्ट बियर लॉ की इक्वेशन है, लैम्बर्ट बियर लॉ की इक्वेशन है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, अगर आपका मन करता है कि अनुसर से बातें करते रहें, क्वेश्चन यूं ही बढ़ते रहें, तो फिर आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, conductivity at infinite dilution of ammonium acetate मतलब CH3 COONH4 can be determined, can be determined by using, by using नंबर 1। सबसे पहला क्या हम यूज करते हैं, हिटॉर्फ मेथड करते हैं। तो शायद आपका जवाब आएगा कि सर हिटॉर्फ मेथड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। दूसरा अगर आपके सामने रखा जाए कोलरिश लॉ, LAURSCH कोलरिश लॉ, तो आप बताओगे कि सर बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन सी ऑप्शन भी दिया है आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस
कंसेप्ट दिया हुआ है और आर्हीनियस कंसेप्ट के बाद लास्ट में दिया है डिवाई, DEBYE, डिवाई हक्केल ऑन सागर थ्योरी। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन आना चाहिए वो कोलरिश लॉ आना चाहिए। तो कोलरिश लॉ को आप टिक कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ये है। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लगातार आपको आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं, और ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दूंगा झारखंड में, देखना बाद में। ये क्वेश्चन आपको मिलना भी लगभग और लगभग तय है। चलिए, हालांकि 10 क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, मन मेरा कर रहा है कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दूं, जिससे कि मुझे भी आत्मसंतुष्टि रहे कि नहीं मैंने कुछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लेना सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following decay takes place in phosphorescence, phosphorescence। नंबर 1 ऑप्शन दिया है, S1 से कहाँ पहुंचा रहा है, S0 पर। बी ऑप्शन में T1 से बता रहा है S0 तक ले जाओ, और ये एनर्जी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जिन्हें बोलते हो। T2 से T1 ले जा रहा है, और डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है S2 से S1 पर ले जाइए। तो मेरा मानना है कि ऐसी कंडीशन में जब फॉस्फोरेसेंस होता है तो फिर ट्रांजिशन जो होता है वो T1 से सिंगलेट में, ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर बच्चा बी सही आ जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन एग्जैक्ट चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 13 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि इसे आप करके ही जाइए 100%। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन possible in visible and ultraviolet region, in visible and UV रीजन। कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है इसमें, यानी अगर कहें थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्यूनिंग देता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, यानी हाउ मेनी कर देता हूँ यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो नंबर बताने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदल देता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल इन यूवी एंड विजिबल। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है बी में, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 3, और सी में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1, और डी में ऑप्शन दिया है 4। तो कितने टाइप का ट्रांजिशन आपको पता, मैंने बताया भी था कि ट्रांजिशन जो होते हैं इसमें टोटल 4 तरीके के होते हैं, और चारों मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि आप डी ऑप्शन को टिक करके ही आएंगे, तभी आपको मजा आएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं ना, एक बार कमेंट बॉक्स में जाओ। चैनल अगर नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और अगर नहीं नए देख रहे हो तो फिर एक बार कमेंट और लाइक जरूर मार दो। एक क्वेश्चन और नोट करो, which type of electronic transition can be seen, ठीक है, in saturated aldehydes and ketones, saturated aldehydes and कीटोन्स। इनमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? ए ऑप्शन दिया है सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, बी ऑप्शन दिया है पाई से
सिग्मा स्टार हो सकता है। सी ऑप्शन दिया है ईटा से, यानी अगर मैं पाई कहता हूँ या पाई ना भी कहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल से कह दीजिए। ठीक है, नॉर्मल से कर लीजिए। यहाँ पर एक बदल देता हूँ नॉर्मल से, और मैं कर देता हूँ पाई स्टार। नॉर्मल से पाई स्टार कर देता हूँ और पाई से भी पाई स्टार कर देता हूँ, मतलब इनमें दोनों दिखा देता हूँ। और डी ऑप्शन दे देता हूँ आपको। डी ऑप्शन पाई से केवल पाई स्टार में ही जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पर आपको 3 दिखा रहा है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं इसके अंदर, यानी कि एक तो नॉर्मल से चला जाता है कहाँ की तरफ? पाई स्टार की तरफ। ठीक है, नॉर्मल स्टेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल और से पाई स्टार, और यहाँ पर नॉन ट्रांजिशन भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं नॉर्मल भी बोलता हूँ। पाई से आपका पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट। तो नॉन ट्रांजिशन भी कुछ लोग अपने अपने तरीके हैं पढ़ाने और पढ़ने के, तो लेकिन मीनिंग सही आ जाना चाहिए, मीनिंग में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी हम जो भी पढ़ें 4 टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार आपको बताया था मैंने, एन से, है ना, जो नॉन ट्रांजिशन से सिग्मा स्टार में जाता है। उसके बाद बेसिक ऑर्बिटल, जो ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिटल होती है, उसे हम जनरली जो है वो एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। नॉन बॉन्डिंग भी बोल दीजिए, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब जैसे चाहे आप अपनी बात को एक्सप्लेन करिए, चाहे नॉन बॉन्डिंग बोलिए, ठीक है, चाहे नॉर्मल बोल दीजिए, चाहे नॉन ट्रांजिशन बोल दीजिए, एंड सो ऑन। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पता लगा बाद में आप सोचो यार सर को ही नहीं पता है तो बाद हमें क्या बताएंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके मन में, विचार में। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो मैंने कहा ये सब क्वेश्चन आपके सामने जब शेयर करूंगा तो आपको भी लगना चाहिए कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमें वो चीज़ें दी जा रही हैं जो वास्तव में हमारे लिए ज़रूरत है। लेकिन कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन लगातार मैं लाता रहूँगा आपके सामने। तो लास्ट क्वेश्चन की सीरीज़, हमारे इस सीरीज़ में लास्ट 15 कर दिए मैंने, 10 की सीरीज़ थी, 15 में कन्वर्ट कर दिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग reagent is suitable for stereo specific reaction। ठीक है, ऑफ, इसके लिए बीटा कीटो एस्टर एंड बीटा डाई कीटोन्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन पहला NaBH4 है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। और बी जो है वो आपका दिया है बेकर्स ईस्ट का नाम दिया है, तो बेकर्स ईस्ट लिख लीजिए, बेकर्स ईस्ट लिख लीजिए आप आराम से तसल्ली के साथ में। और उसके बाद आप LiAlH4 लिख लीजिए, LiAlH4 लिख लीजिए, और डी ऑप्शन में आपको LTA लिख लेना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो मैंने ऑप्शन लिखे वो सब है आपके सामने। लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक बीटा कीटोएस्टर और बीटा डाइकीटोन्स में यूज होता है वो बेकर्स ईस्ट यूज होता है। और इसी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इसको क्या करता है, फर्मेंटेशन में इसकी मदद करता है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक ये तभी हो पाएगा जब फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन आप जानते हैं कि वही एक डायरेक्शन को बदल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन की भरपूर अगर वीडियोस आपको चाहिए तो मेरा कहना है कि आप एक बार जाकर के इनबॉक्स में कमेंट करिए। सबसे बड़ी कमी आपको जो मुझे दिखाई देती है कि आप वीडियोस को देखते हो लेकिन कमेंट करने की कोशिश आप नहीं करते, वीडियो देख करके चले जाते हो। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन दोगे तो मुझे भी बहुत मदद मिलेगी आपको ये सब PDF देने में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक में जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर मेरा नोट कर लो 94
73 70 27 11। अगर आप पीजीटी की टेस्ट सीरीज झारखंड की चाहते हैं, पीजीटी बिहार की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो एक से एक स्पेशल क्वेश्चंस के साथ में आपको लगी हुई मिलेगी। 100% आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करता हूँ ये पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल कराऊं। ठीक है ना, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊं। इस पे जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि लोगों को, दोस्तों को बताइएगा कि 2023 में होने वाली परीक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और अगर आई हैं तो इस पर स्टार लगना चाहिए और आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए। थैंक यू। हैव